हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे इज चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम बच्चों पिछली क्लास में पढ़े थे कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। और इम्प्लांटेशन मैंने बताया था आपको, जैसे ही जो इम्प्लांटेशन है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस में आके एंडोमेट्रियम की लेयर में जाके जुड़ जाती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेगनेंसी क्या है आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मैंने जैसे ही बताया था आपको कि क्या होता है, यूट्रस की वॉल है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ। यूट्रस है, मैं एक फिगर भी बना के आपको बताऊंगा बच्चों। यूट्रस है, ये ब्लास्टोसिस्ट है। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस से जाके धस के जुड़ जाएगा, और ये जुड़ जाएगा एक ऐसे करके अंदर। और क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो इसको एक कवर से ढक देगी, और यही ब्लास्टोसिस्ट, यही कनेक्शन जो है कहलाएगा इम्प्लांटेशन। ठीक है बच्चों, मैं एक स्ट्रक्चर बना के भी बताऊंगा, पहले इसको मैं समझाता हूँ क्या होता है। तो फिर क्या होता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो जुड़ता है एंडोमेट्रियम के साथ, तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन दी ट्रोफोब्लास्ट। अब आप बोलेंगे कि सर ये ट्रोफोब्लास्ट क्या बता रहे हैं सर, थोड़ा बताइए। देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था 16 सेल के बाद ब्लास्टोसिस्ट आता है। ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल वाला स्टेज होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ये क्या है, ये है बहुत सारा इसमें सेल्स पाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज कहेगा कहेंगे। अब ये 16 सेल स्टेज, ये बीच में क्या है, ये बीच में जो है वो क्या है, ब्लास्टोमियर है। बीच में क्या है, ब्लास्टोमियर है। ठीक है बच्चों, और ये 16 सेल स्टेज था। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक ये जो ब्लास्टोमियर है, ये ब्लास्टोमियर ब्लास्टोमियर जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनता है, तो ये क्या होता है, ब्लास्टोमियर जो है वो क्या हो जाएगा, दो लेयर में डिवाइड हो जाएगा। दो लेयर में डिवाइड हो जाएगा, एक आउटर लेयर बन जाएगा और एक इनर लेयर बन जाएगा। जो आउटर लेयर बनेगा वो कहलाएगा ट्रोफोब्लास्ट। वो क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट कहलाएगा। और जो अंदर वाला लेयर है, अंदर में क्या होगा, एक इनर सेल मास, एक क्लस्टर ऑफ सेल्स पाया जाएगा, जिसे हम इनर सेल मास कहेंगे। ये क्या है, इनर सेल मास। अब यही इनर सेल मास जो है आगे जाके क्या बन जाएगा, यही इनर सेल मास जो है आगे जाके बनेगा एम्ब्रियो। और ये ट्रोफोब्लास्ट जो है वो ट्रोफोब्लास्ट अब क्या करेगा, ये ट्रोफोब्लास्ट जब इम्प्लांटेशन होने लगता है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस के वॉल के साथ जुड़ने लगता है, तो ये ट्रोफोब्लास्ट वाला जो ये लेयर है, ये ट्रोफोब्लास्ट वाला जो लेयर है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपने आसपास में बना लेगा। अपने अपने एक तरफ जाके, जिस तरफ से ये यूट्राइन वॉल के साथ जुड़ेगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा, और वही एंडोमेट्रियम में धस जाएगा, वही एंडोमेट्रियम में धस जाएगा, वही एंडोमेट्रियम में धस जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये जो है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, ये है एंडोमेट्रियम। ये क्या है, एंडोमेट्रियम वॉल, जो यूट्राइन वॉल है। अब इस ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करेगा, ये अब एंडोमेट्रियम है तो इसमें क्या होगा, यूट्रस का वॉल है, तो ये यूट्राइन टिश्यूज इसमें भरा होगा, प्लस ब्लड भरा होगा, जो यूट्राइन मैटरनल ब्लड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, ये जैसे कि मान लीजिए ये है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बोला जाता है। ब्लास्टोसिस्ट ये सब क्या है, एम्ब्रियो है। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो क्या करेगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देगा। ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, ट्रोफोब्लास्ट मॉडिफाई हो गया, जिसे हम इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसका नाम डाला हुआ है कोरियोनिक विलाई। क्या नाम डाला हुआ है, कोरियोनिक विलाई नाम डाला हुआ है इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की जो वॉल होगी, एंडोमेट्रियम की वॉल होगी ना, यूट्रस की वॉल, एंडोमेट्रियम की वॉल, इसके अंदर क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ट्रोफोब्लास्ट से क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के क्या करेगा, ये यूट्राइन की आउटर लेयरिंग है, ये क्या करेगा, इसमें धस जाएगा।
और धस के क्या करेगा, ये जो है एम्ब्रियो ग्रो करने लगेगा। अब क्या होगा, ये किस लिए धसेगा, ये इसलिए एंडोमेट्रियम के वॉल में धस जाएगा क्योंकि इसको इसको यूट्रस से न्यूट्रिशन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम के वॉल के साथ धस जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल के साथ धस गया है। थोड़ा इसको मैं बड़ा बना देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस फिगर को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा साइज का बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्या होगा, ये देखिए, ये बनेगा, ये है ब्लास्टोसिस्ट, ये वाला ब्लास्टोसिस्ट है। ये ब्लास्टोसिस्ट एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। अब ये यूट्रस है, ये यूट्रस है। तो यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस का ये एंडोमेट्रियम वाली वॉल है, एंडोमेट्रियम वाली वॉल है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, यूट्राइन टिश्यू होगा प्लस ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड होंगे, जो क्या करेगा, जिससे जिससे क्या करेगा, ये जो है न्यूट्रिशन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। अब इसके अंदर ब्लड पाया जाएगा तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा, इसके अंदर धसा होगा। तो ये यूट्राइन वॉल भी क्या करेगा, यूट्राइन वॉल भी एक ऐसा ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा। यूट्राइन वॉल में भी जैसे ही ये ग्रो होते इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। तो जैसे कि ये फिंगर है तो ये भी एक फिंगर जैसा बन गया। अब ये भी फिंगर जैसा बन गया तो क्या करेगा, इसके अंदर क्या भरा होगा, यूट्राइन टिश्यू प्लस ब्लड, मैटरनल ब्लड। और ये क्या है, कोरियोनिक विलाई है जो एम्ब्रियो का है ट्रोफोब्लास्ट से मॉडिफाई। अब क्या करेगा, ये एक इंटरडिजिटेटेड मतलब इंटरलॉक, फिंगर का इंटरलॉक हो जाएगा। फिंगर जो है, ये दोनों फिंगर, ये दोनों तरफ का फिंगर जो है वो इंटरलॉक हो जाएगा। अब वो इंटरलॉक हो जाएगा तो इसमें से अगर ऑक्सीजन, इसके ब्लड में ऑक्सीजन होगा तो ये यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ब्लड का लो होगा। तो यहाँ से इसमें बहुत हाई कंसंट्रेशन में होगा मैटरनल ब्लड में, तो वो इस एम्ब्रियो के अंदर चला जाएगा। और यही जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल है, यही जो स्ट्रक्चर और फंक्शन बना है, ये कहलाता है प्लेसेंटा। तो देखिए आगे मैं बताता हूँ कि इम्प्लांटेशन के बाद जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, ये जुड़ जाता है, तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये यहाँ पे दिखाता हूँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो मॉडिफाई होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देगा, जिसे हम कोरियोनिक विलाई कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम बच्चों, कोरियोनिक विलाई कहेंगे। और ये क्या होगा, विच आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू, और ये किससे, यूट्रस के टिश्यू से सराउंड होगा, और यूट्राइन टिश्यू प्लस मैटरनल ब्लड, इसके अंदर मैटरनल ब्लड होगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू। जो कोरियोनिक विलाई है, ये कोरियोनिक विलाई प्लस यूट्राइन टिश्यू, जो यूट्रस में, ये यूट्रस में है तो यूट्राइन टिश्यू इसमें होगा ना, यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड का मतलब क्या है, डिजिटेड मतलब होता है फिंगर लाइक, मतलब कि फिंगर जो है वो एक दूसरे के अंदर चला जाएगा। इंटरडिजिटेटेड मतलब कि एक दूसरे के, ये जो फिंगर बनेगा ना, ये एक दूसरे के इंटरडिजिटेटेड, इंटरलॉक हो जाएगा। ठीक है, इंटरलॉक हो जाएगा ये फिंगर विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, और वो ज्वाइंटली फॉर्म, और वो ज्वाइंट होके, जैसे कि ये दोनों ज्वाइंट हो गया, और बनाएगा एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ये क्या बना देगा, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो। किसके बीच का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बन जाएगा, एम्ब्रियो और मैटरनल ब्लड। एम्ब्रियो ये किसके बीच में, ये किसके बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बन जाएगा, एम्ब्रियो के बीच में। ये एम्ब्रियो है, और मैटरनल के बीच में, मैटरनल मतलब कि यूट्रस की वॉल के बीच में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है यूनिट बन जाएगा। किसके बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो डेवलप कर रही है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, फिटस जिसे कहेंगे, और मैटरनल बॉडी, ये मैटरनल यूट्रस किसके अंदर होगा, माँ के ही अंदर होगा ना, तो मैटरनल बॉडी के अंदर। अब वो क्या कहलाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का जो ये स्ट्रक्चर होगा फिंगर लाइक ट्रोफोब्लास्ट वाला, और मैटरनल यूट्राइन टिश्यूज जो इसके अंदर होगी, ब्लड होगी, तो ये दो तरफ से फिंगर बन के ये इंटरलॉक हो जाएगी, और ये स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा कहेंगे। यही प्लेसेंटा है, और ये प्लेसेंटा का क्या काम है मैं आगे आपको बताता हूँ।
ये स्ट्रक्चर कहलाएगा प्लेसेंटा। फिर द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। मतलब क्या है कि ये जो प्लेसेंटा बनेगा, ये प्लेसेंटा बन गया, ये वाला पोर्शन क्या बन गया, प्लेसेंटा बन गया। ठीक है बच्चों, ये कहलाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा क्या करेगा, आप बताइए प्लेसेंटा क्या करेगा। प्लेसेंटा जो है फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करेगा, ये प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो के अंदर, जब एम्ब्रियो के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी और मैटरनल ब्लड में, मैटरनल इसके पास क्या है, ऑर्गन्स नहीं है जो ऑक्सीजन ले सकेगा, इसके पास कोई ऑर्गन अभी नहीं ना डेवलप है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है वो मैटरनल ब्लड से लेगी। मैटरनल ब्लड, माँ जो ऑक्सीजन ले रही है तो ब्लड में घुलता है, ब्लड में पूरे बॉडी में घुलेगा। वही मैटरनल ब्लड से क्या होता है, ये एम्ब्रियो जो है कोरियोनिक विलाई से क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। कैसे लेता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, एम्ब्रियो में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हाई कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन का, उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन जाएगी। तो वही क्या करेगा, मैटरनल ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी और एम्ब्रियो में कम होगी, तो वही कोरियोनिक विलाई से अंदर की तरफ आ जाएगा। अब ऑक्सीजन जैसे कि हम लेते हैं, ऑक्सीजन लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो छोड़ते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन लेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेगी, किसके अंदर, मैटरनल ब्लड के अंदर, माँ के ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, ये एम्ब्रियो जैसे कि न्यूट्रिएंट, अब हम खाना इसको कहाँ से मिलेगा, तो खाना भी इसी से मिलता है, ऑक्सीजन भी तो इसी से लेता है, ब्रीथिंग भी इसी से करता है, और न्यूट्रिएंट का भी अपना जो है खुराक वो इसी से लेता है, खाना जो है अपना इसी से लेता है, कोरियोनिक विलाई से। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जैसे ही खाना ब्लड के अंदर, आप खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के अंदर सप्लाई चला जाता है, ब्लड के अंदर सारा फूड चला जाता है, एनर्जी। तो मैटरनल ब्लड जब खाएगी, मैटरनल जब खाएगी तो मैटरनल ब्लड के अंदर चला जाएगा, वो ब्लड से क्या करेगा, एम्ब्रियो जो है या ब्लास्टोसिस्ट, एम्ब्रियो बोलेंगे, एम्ब्रियो जो है वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को खींच के अपना मतलब कि पोषण करेगा, और फिर जो वेस्टेज होगी वो भी क्या करेगा, मैटरनल ब्लड के अंदर वेस्ट जो है वो निकाल देगी। ठीक है बच्चों, वही बोला हुआ कि प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। प्लेसेंटा जो है वो क्या करेगी, ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, सप्लाई होता है किस चीज का, ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट का टू दी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लिए ये प्लेसेंटा ही जो है, ये जो प्लेसेंटा बना है दो इंटरलिंक्ड, यही जो है वो क्या करता है, को ऑक्सीजन लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ऑक्सीजन लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा, खाना लेगा तो अब वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करेगा, कहाँ पे, मैटरनल ब्लड में। तो वही बोल रहा है वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अब बोल रहा है प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। अब प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा जो है वो कनेक्ट होता है एम्ब्रियो के साथ, ये वाला पोर्शन प्लेसेंटा कहलाएगा। अब जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये एम्ब्रियो, तो ये थोड़ा बड़ा जब होगा ना एम्ब्रियो, तो देखिए बच्चों कैसा हो जाता है, ये जब एम्ब्रियो बड़ा हो जाएगा तो एक बीच में ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों। देखिए ये क्या होगा, ये बन गया यूट्रस में, ये क्या होगा, प्लेसेंटा, ऐसे करके ही अटैच होता है। ठीक है बच्चों, और क्या होगा, ये जब बड़ा होगा एम्ब्रियो, जब इधर बड़ा होता है तो ये क्या हो जाता है, ट्यूब जैसा बना देता है, और ट्यूब जैसा बना के इस ट्यूब से फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव या लेता देता है, और एम्ब्रियो कहाँ चला जाता है, एम्ब्रियो उस ट्यूब से बाहर की ओर आ जाता है, उस ट्यूब के हेल्प से यहाँ पे एम्ब्रियो बनने लगता है। तो ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब का कुछ तो नाम होगा, तो उसका नाम है अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड होगा। ये जो है यूट्रस, ये जो यूट्रस की वॉल है, इससे एक कनेक्शन होगा, जिसे इसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे, और ये एक ट्यूब जैसा बनाएगा जिसे हम अम्बलाइकल कॉर्ड बोलेंगे, उससे कनेक्ट होगा ये एम्ब्रियो। तो वही इसमें बोला हुआ है कि जो प्लेसेंटा इज कनेक्टेड, प्लेसेंटा जो है वो कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से किसके थ्रू, प्लेसेंटा एम्ब्रियो से किसके थ्रू कनेक्ट होता है, तो
अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है। और ये हेल्प क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये जो है जैसे इसमें जो है डायरेक्ट न्यूट्रिएंट ले रहा था, तो अब ये क्या होगा, ये डायरेक्ट न्यूट्रिएंट प्लेसेंटा लेके अम्बिलिकल कॉर्ड में ट्रांसपोर्ट करेगा, जो हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंस टू दी एम्ब्रियो को कोई भी चीज़ चाहिए होगा, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन या फिर वेस्ट प्रोडक्ट निकालना होगा, तो अम्बिलिकल कॉर्ड ये ट्यूब के, ये एक ट्यूब जैसा है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलेंगे जिसे, इसी के थ्रू आदान प्रदान ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, इससे अब ये जो मैंने छोटा छोटा डायग्राम बनाया ना, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूँ और उसको समझाऊंगा तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। तो आई होप बच्चों आपने वो उतार लिया होगा। उसके बाद पढ़ते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया, उसमें ही मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैंने बताया। आसानी से इस फिगर से आप सबको समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, ब्लास्टो, ये क्या है, 16 सेल स्टेज है, जिसे इसको भी एम्ब्रियो ही बोलेंगे। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे हैं वो सेल्स पाए जाएंगे, जिसे हम इस सेल्स को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर बोलेंगे, जो क्लस्टर ऑफ सेल, बहुत सारा सेल पाया जाएगा। अब ये जो सेल है, ये इसके अंदर जो सेल है, ये सेल दो लेयर बनाएगा। ये जो ब्लास्टोमियर है वो दो लेयर बना देगा। एक ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर कहलाएगा, ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाएगा बाहर में। और यही ट्रोफोब्लास्ट जो है मॉडिफाई हो जाएगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देगा और धस जाएगा किसमें, यूट्राइन वॉल के साथ। ठीक है, यूट्राइन वॉल के साथ धस जाएगा, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएगा। और ये जो है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन कहलाएगा एम्ब्रियो हो जाएगा। और ये आउटर लेयर जो है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में मॉडिफाई हो जाएगा और ये कहलाएगा कोरियोनिक विलाई। क्या कहलाएगा, कोरियोनिक विलाई। देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, ये क्या कहलाएगा, कोरियोनिक विलाई कहलाएगा। ठीक है, अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे ही इसमें बनाएगा, तो वैसे ही इसके अंदर भी फिंगर जैसा बन जाएगा ना। अब ये भी क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगा, मैटरनल ब्लड होगा और यूट्राइन टिश्यू होगा, तो ये जस्ट लाइक ऐसे हो जाएगा। और ये एक दूसरे से, ये इसके अंदर जैसे ही यूट्राइन वॉल के साथ धस जाएगा, तो ये जो है वो ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, मैटरनल ब्लड प्लस यूट्राइन टिश्यू से। और ये क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो इंटरडिजिटेटेड, मतलब क्या होता है, ये इंटरडिजिटेटेड मतलब ये जो है फिंगर जो है वो इंटरलॉक हो जाएगा, फिंगर इंटरलॉक हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन फिर क्या बन जाएगा, प्लेसेंटा बन जाएगा। ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, प्लेसेंटा, जो इससे धसा हुआ रहेगा। अब ये प्लेसेंटा का क्या काम है, इस प्लेसेंटा का काम है जो ऑक्सीजन है, एम्ब्रियो को ऑक्सीजन चाहिए और मैटरनल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगा। जब माँ जो है ऑक्सीजन लेगी तो उसके ब्लड में आएगा, और उसके ब्लड से, तो ये भी यूट्रस ही का पार्ट है, तो इसमें भी ब्लड आएगा। अब ऑक्सीजन में ब्लड होगा, एम्ब्रियो को ब्लड चाहिए, तो यहाँ से ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और एम्ब्रियो को ब्लड मिल जाएगा। अब ये एम्ब्रियो जैसे कि मैंने ऑक्सीजन लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता हूँ, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये मैटरनल ब्लड में ही छोड़ देगा, ये मैटरनल ब्लड से बाहर निकल जाएगा। जब फीमेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी तो वहाँ से निकल जाएगा। अब क्या होगा, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, तो ये न्यूट्रिएंट भी ब्लड के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट जाता है। वहीं से क्या करेगा, एम्ब्रियो को ब्लड की, न्यूट्रिएंट की जरूरत है क्योंकि उसको पोषण करना है अपने आप को, तो ये एम्ब्रियो क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, ब्लड से ही क्या करेगा, न्यूट्रिएंट ले लेगा और वेस्ट प्रोडक्ट भी ब्लड में ही छोड़ देगा, ब्लड से लेगा और ब्लड में ही छोड़ देगा। ठीक है, तो ये तब तक ऐसे काम करेगा, ये जब ब्लास्टोसिस्ट वाला कंडीशन रहेगा। धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके समय बीतेगा, जब तीसरा चौथा पांचवा महीना जब बीतेगा, तो क्या होगा, ये एम्ब्रियो थोड़ा सा इधर से बाहर निकल जाएगा, बल्ज्ड आउट हो जाएगा एम्ब्रियो, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना देगा, जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहेंगे। ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो है वो किसको जोड़ेगा, प्लेसेंटा को, एम्ब्रियो को जोड़ेगा। ठीक है, और इसी के थ्रू अब इसके जो भी प्लेसेंटा जो है ब्लड से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
न्यूट्रिएंट या वेस्टेज जो है जो भी लेगी देगी, तो ये किसके थ्रू होगा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड से जाएगा और अम्बिलिकल कॉर्ड से ही आएगा। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा प्लस एम्ब्रियो को जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके अम्बिलिकल कॉर्ड बाद में रखता है, थोड़ा सा जब मेच्योर हो जाता है एम्ब्रियो। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो चलिए इस फिगर को हम मिटा देते हैं और धीरे धीरे देखिए इस्थमस से ये इस्थमस से 16 सेल स्टेज में आया, 16 सेल स्टेज से ब्लास्टोमियर जो है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो धस जाता है, उसके बाद यहाँ से ग्रोथ होने लगता है, और ये धसने वाला ही कहलाता है इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में, तो यही इम्प्लांटेशन के कारण कहलाता है प्रेगनेंसी। जब भी कभी यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो वो फिर प्रेगनेंसी कहलाएगी, तो इसका मतलब प्रेग्नेंट हो गई है फीमेल। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप बच्चों आपने वो फिगर उतार लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। मैंने जैसे कि आपको बताया था उस फिगर को बना के कि एक जो है प्लेसेंटा कनेक्ट होता है, प्लेसेंटा जो है वो कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से, किसके थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड का बताया था, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे प्लेसेंटा और एम्ब्रियो जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, ये कहलाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, और उसको क्या करता है, जोड़ के रखता है, जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को और बनाता है एम्ब्रियो। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो ट्रांसपोर्ट करता है, वो की क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है, सब्सटेंसेस को, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू प्लेसेंटा से एम्ब्रियो तक। फिर बोल रहा है प्लेसेंटा आल्सो एक्ट ऑन एंडोक्राइन टिश्यू। अब एंडोक्राइन टिश्यू क्या होता है बच्चों, देखिए दो प्रकार का ग्लैंड होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, अपना सिक्रीशन जो है वो डायरेक्ट, अपना सिक्रीशन जो है वो, ये जैसे कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये अपना सिक्रीशन जो है वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ता है, ये ब्लड है। जो भी ये सिक्रीशन करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड, वो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट जो है वो ब्लड में छोड़ेगा। ठीक है, ब्लड में डायरेक्ट छोड़ देगा। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, अपना सिक्रीशन एक डक्ट में छोड़ता है, एक डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन जो है वो ब्लड में छोड़ता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो अपना सिक्रीशन एक डक्ट में छोड़ेगा, एक डक्ट डक्ट में छोड़ेगा, और वो डक्ट के थ्रू क्या होगा, ब्लड में आएगा। समझे बच्चों, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का मतलब, एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ेगा, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो अपना सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू ब्लड में छोड़ेगा। डक्ट में पहले छोड़ेगा, वो डक्ट से जो है वो ब्लड में जाएगा। तो ये है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ग्लैंड का काम क्या होता है, हार्मोन सिक्रीशन करना। तो क्या कहता है, प्लासेंटा इसके अलावा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी हेल्प करता है, एक्ट करता है। इसके अलावा प्लेसेंटा जो है इतना काम करने के अलावा वो एंडोक्राइन टिश्यू मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव या एक्ट करता है, और वो प्रोड्यूस क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन। ग्लैंड का काम क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या है, ग्लैंड का काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना। और वही जब प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव या एक्ट करेगा तो बहुत सारे हार्मोन छोड़ेगा, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जिसे हम एचसीजी कहेंगे, और दूसरा छोड़ेगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसे एचपीएल कहेंगे, और कुछ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को भी छोड़ेगा। ठीक है, देखिए प्लेसेंटा एक्ट करेगा एंडोक्राइन टिश्यू या एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, और वो प्रोड्यूस करेगा बहुत सारे हार्मोन। ग्लैंड का काम क्या है, हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो प्लेसेंटा जब एक्ट करेगा ग्लैंड की तरह तो वो भी बहुत सारे हार्मोन छोड़ेगा, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जिसे एचसीजी कहेंगे,
और एक छोड़ेगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसे HPL कहेंगे, और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक्सेट्रा बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो छोड़ेगा। जब प्लेसेंटा एक्ट करेगा एंडोक्राइन की तरह तो बहुत सारे हार्मोन छोड़ेगा, जिसके एग्जांपल ये हैं। फिर बाद में क्या होगा, जो फेस है प्रेगनेंसी का, लेटर फेज, जब मतलब कि बाद में जब प्रेगनेंसी थोड़ी दिनों बाद क्या होगा, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी थोड़ी पुरानी होगी, जैसे कि 1-2 महीने की हो जाएगी, तो एक हार्मोन जो एक हार्मोन जो है रिलैक्सिन, वो किसके थ्रू सिक्रेट होगा, इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। फिर रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो ओवरी छोड़ेगा, मतलब कि थोड़ी जब पुरानी हो जाएगी प्रेगनेंसी, जब बेबी जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, प्रेगनेंसी जब थोड़ा दिन हो जाएगा, तो क्या होगा, एक हार्मोन कौन छोड़ेगा, रिलैक्सिन नाम का हार्मोन जो है वो ओवरी सिक्रेट करेगा। रिलैक्सिन नाम का हार्मोन ओवरी सिक्रेट करेगा जब थोड़ा सा प्रेगनेंसी को दिन ज़्यादा हो जाएगा, तो ओवरी भी एक हार्मोन छोड़ता है और प्लेसेंटा भी हार्मोन छोड़ता है, ठीक है। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL और रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय इन वुमेन। ये आप याद करके रखिएगा, जब प्रेगनेंसी होती है, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही, जब प्रेगनेंसी होगी तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही जो है, याद रखिएगा, HCG, HPL और रिलैक्सिन निकलता है, और बाकी किसी भी टाइम में HCG, HPL और रिलैक्सिन कभी नहीं निकलता है। सिर्फ जब प्रेगनेंसी होगी तो ये स्पेसिफिक हार्मोन तभी निकलेंगे, और यदि ये हार्मोन निकलेंगे और ब्लड में पाए जाएंगे, तो ये ब्लड में जैसे ही पाए जाएंगे तो समझ जाइएगा कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। तो लेट अस रिमेंबर दैट। चलिए ये जो है बताते हैं कि HCG और HPL और रिलैक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है वुमेन में। ये HCG, HPL और रिलैक्सिन जो है प्रोड्यूस होता है कब, वुमेन में। ओनली, सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ही ये हार्मोन निकलेंगे, और जब ब्लड में चेक किया जाएगा ये हार्मोन पाया जाएगा तो समझिए प्रेग्नेंट है फीमेल। फिर लिखा हुआ इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ठीक है। एडिशन के तौर पे अगर बोला जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, देखिए इसके आगे का मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे स्पेस नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया, मैं आगे बताऊंगा। लिखा हुआ है कि एडिशन, इसको समझाता हूँ। एडिशन में क्या होता है, ये HCG, HPL और रिलैक्सिन सिर्फ ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसी के जब प्रेग्नेंट होगी फीमेल तभी HCG, HPL और रिलैक्सिन निकलेगा। लेकिन क्या होता है प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लेवल है दूसरे हार्मोन्स के, जो बिना प्रेग्नेंट, जैसे कि एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है और उसमें कुछ हार्मोन्स निकलेंगे पूरा कोऑर्डिनेट करने के लिए बॉडी को, कुछ हार्मोन्स ऐसे भी निकलेंगे विदाउट प्रेगनेंसी, तो जो वो कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये तो ऐसे भी निकलते रहेंगे, बिना प्रेगनेंसी के भी निकलता रहता है। तो इसका क्या होगा, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे ही प्रेगनेंसी आएगी ना, तो ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा जितने भी हार्मोन है बॉडी की, फीमेल में जितने भी हार्मोन हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, अचानक से बढ़ जाएंगे। क्या होगा, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ ये HCG, HPL और रिलैक्सिन निकलेगा, ये सिर्फ ये एक स्पेसिफिक है कि प्रेग्नेंट होगी फीमेल तभी निकलेगा। लेकिन जो ऐसे भी निकल रहे थे, बिना प्रेगनेंसी के भी निकल रहे थे, ये प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, ये ऐसे भी तो बॉडी में निकलते रहते हैं, इसमें क्या चेंजिंग आएगा, इसमें जो है ये बॉडी में अचानक से बढ़ जाएगा। तो चलिए पहले इसको उतारिए, फिर आगे मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो चलिए बच्चों, आप सबने उतार लिया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। मैंने बताया था कि क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इसके बारे में बताया था कि जो दूसरे हार्मोन्स है, मैंने बताया था कि HCG, HPL और रिलैक्सिन जो है सिर्फ और सिर्फ कब निकलेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलेंगे, और यदि इसका ब्लड के अंदर मात्रा पाया जा रहा है तो समझ जाइए कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। और उसके अलावा जो दूसरे हार्मोन्स है जो नॉर्मली बिना प्रेगनेंसी के नॉर्मली बॉडी से निकलता है, फीमेल के बॉडी से नॉर्मली सिक्रीट होके काम आता है,
उसमें क्या असर पड़ेगा, तो उसका क्या होगा, उसमें ये असर पड़ेगा प्रेगनेंसी के दौरान उसका जो है वो लेवल हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा मैटरनल ब्लड में। वही लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लेवल है अदर हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इन सब का जो लेवल है, दूसरे जो हार्मोन्स है इन सब का लेवल, प्रोलैक्टिन, इन सब का लेवल क्या होगा, आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स ऑफ मैटरनल ब्लड। वो मैटरनल ब्लड मतलब कि माँ के ब्लड में बहुत ज़्यादा सेवरल, बहुत बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड, बहुत गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा मैटरनल ब्लड में इस हार्मोन्स के जो लेवल है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है इन हार्मोन्स के जो लेवल है वो कई गुना बढ़ जाएगा मैटरनल ब्लड में। फिर लिखा हुआ है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फेटल ग्रोथ मेटाबॉलिक। लिखा हुआ इंक्रीज होता है प्रोडक्शन हार्मोन का, वो जरूरी है सपोर्ट फॉर फिटल ग्रोथ। अब जैसे कि ये दूसरे हार्मोन्स का लेवल जैसे बढ़ गया ब्लड में, दूसरे दूसरे हार्मोन का लेवल बढ़ गया, वो क्या करेगा, उसका भी काम है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बढ़ गया, उसका ये काम है कि वो इंक्रीज जैसे ही होगा प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन, ये जरूरी है सपोर्टिंग के लिए फीटल ग्रोथ। वो जो फीटस है ना, जैसे ही ये सब हार्मोन्स बढ़ेंगे तो उसका ये काम है, ऐसे ही नहीं वो बढ़ जाता है, दूसरे हार्मोन भी उनका भी कुछ काम है, उनका ये काम है कि फीटल का ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उसको पूरा सपोर्ट देता है कि फीटल का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो, फीटल का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो, उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और मेटाबॉलिक चेंज होता है मदर में, और उसके फीटल ग्रोथ प्रॉपर से हो, और इन सब के बढ़ जाने से क्या होता है, मेटाबॉलिक चेंज होता है मदर के बॉडी में। ये क्या करता है, जैसे ही इंक्रीज होता है दूसरे हार्मोन, ये भी जरूरी है, सपोर्ट करता है फीटल ग्रोथ को कि पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से फीटल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, और माँ का जो मेटाबॉलिक है वो भी चेंज होता है। ठीक है, और मेंटेन करके रखता है ये सब जो हार्मोन्स है ना, दूसरे हार्मोन जो बढ़ गए हैं, ये मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी को। फिर बोल रहा है इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे ही इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, तुरंत जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, जैसे कि इम्प्लांटेशन हुआ वो ब्लास्टोसिस्ट जुड़ा एंडोमेट्रियम के साथ, तो इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, मैंने जैसे कि बताया था ये ट्रोफोब्लास्ट है, उसके अंदर इनर सेल मास होगा जिसे हम इनर सेल मास कहेंगे, इनर सेल मास कहेंगे। ये इनर सेल मास क्या करेगा, ये इनर सेल मास लिखा हुआ है, तुरंत ही जैसे इम्प्लांटेशन होता है तो इनर सेल मास जो है जिसे हम एम्ब्रियो भी कहेंगे, इनर सेल मास को हम एम्ब्रियो भी कहेंगे, वो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ये जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, कैसे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये दो लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, एक बन जाएगा इनर लेयर और एक बन जाएगा आउटर लेयर, ये दो लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, एक बन जाएगा इनर लेयर और एक बन जाएगा आउटर लेयर। ठीक है, ये हो जाएगा आउटर, और ये बीच वाला चार्ज जो है वो हो जाएगा इनर लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट इनटू आउटर लेयर जिसे हम एक्टोडर्म, आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, ये आउटर लेयर जो है वो क्या कहलाएगा, एक्टोडर्म कहलाएगा, और इनर लेयर क्या कहलाएगा, एंडोडर्म कहलाएगा। एक्टो मतलब देखिए ये शब्द ही बता रहा है आपको कि एक्टो मतलब क्या होता है, बाहरी, और एंडो मतलब क्या होता है, अंदरी, अंदर वाला। एक्टो मतलब बाहरी, जो भी डर्म वाला जो मतलब कि स्किन वाला पोर्शन सब बनेगा वो सारा जो है एक्टोडर्म करेगा। ये तीन जर्माइनल लेयर होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म होता है। तो देखिए आउटर वाला लेयर क्या कहलाएगा, एक्टोडर्म, एक्टो मतलब बाहर, और अंदर वाला लेयर कहलाएगा एंडोडर्म, और एंडो मतलब एंडोडर्म, एंडोडर्म मतलब एंडो मतलब इनर, एंडो मतलब इनर। तो वही लिखा हुआ है कि आउटर लेयर जो है वो एक्टोडर्म कहलाएगा और इनर लेयर कहलाएगा एंडोडर्म, और एक मीजोडर्म फिर अपीयर होगा किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। अब जो एक्टोडर्म है देखिए, ये बना एक्टोडर्म, ये बना एंडोडर्म, ठीक है, इसके बीच में जो है वो मीजोडर्म बनेगा। ये क्या है, एक्टोडर्म बाहरी लेयर, ये क्या है एंडोडर्म, और इसके बीच में मीजोडर्म बनेगा। ठीक है,
तुरंत ही जैसे ही इनर सेल मास जो है वो दो लेयर में डिवाइड हो जाएगा, एक आउटर लेयर बनेगा जिसे हम एक्टोडर्म कहेंगे, और एक इनर लेयर जो बनेगा उसे आउटर लेयर एंडोडर्म बोलेंगे। बाहरी लेयर एक्टोडर्म, अंदरूनी लेयर एंडोडर्म। एक्टो मतलब बाहरी लेयर और एंडो मतलब अंदरूनी लेयर। अब उसके बीच में थोड़ी देर में दिखेगा, उसके बीच वाले में जो स्पेस होगा वहाँ पे एक और लेयर बनेगा। वो पहले एक्टोडर्म एंडोडर्म बनेगा, फिर उसके बीच में ही क्या होगा, सून अपीयर बिटवीन मीजोडर्म। मीजोडर्म जो है बीच में दिखेगा। यहाँ पे तीन लेयर जो है वो क्या करेगा, टिश्यूज इन एडल्ट। जो सारा बॉडी का टिश्यू है ना, बोन टिश्यू हो गया, बोन मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू बोन हो गया, ब्लड हो गया, जितना भी बॉडी बना है ना, यही तीन टिश्यू जो है एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म, यही सारा बॉडी बनाएगा। यही जो है सारे बॉडी को बनाएगा। एक्टोडर्म स्किन बनाएगा, एंडोडर्म इंटरनल टिश्यू बनाएगा, मीजोडर्म कैविटी बनाएगा बॉडी का। यही तीनों जर्माइनल लेयर, ये तीनों जर्माइनल लेयर कहलाता है। एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म, यही तीन लेयर जो है वो पूरे बॉडी को बनाएगा, पूरे बॉडी का ऑर्गन्स को बनाएगा। वही लिखा हुआ है, दीज थ्री लेयर गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज, जिसे बोलते हैं ऑर्गन, ऑल ऑर्गन्स इन एडल्ट। एडल्ट में जो फिटस पैदा होगा, हम सब में जो है यही शुरुआती स्टेज में एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म जो है वो बना था, और वही जो है पूरा बॉडी को बनाता है। तो चलिए इतना उतार लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों उतना उतार लिया होगा, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। इट नीड टू बी मेंशन हियर द इनर सेल मास। जो इनर सेल मास था ना, वो इनर सेल मास क्या होगा, दो लेयर में हो जाएगा, दो लेयर में डिवाइड हो जाएगा। एक आउटर वाला कहलाएगा एक्टोडर्म, और अंदर वाला कहलाएगा एंडोडर्म, और बीच वाला कहलाएगा मीजोडर्म। यही तीनों जर्माइनल लेयर जो है वो क्या करेगा, इट नीड्स टू मेंशन हियर द इनर सेल मास। जो इनर सेल मास है वो कंटेन करके रखेगा, उसके पास रहेगा क्या, स्टेम सेल्स। इसके पास इनर सेल मास जो बना है, देखिए इनर सेल मास बना है, ये इनर सेल मास जो है ये मीजोडर्म, मीजो, एक्टो, एंडो, ये मीजर, एंडो, ये जो तीन लेयर है ये तीनों लेयर कहलाता है जर्माइनल लेयर कहलाता है। और यही तीनों जर्माइनल लेयर, जैसे हम कहेंगे ये पूरे को कहेंगे, ये पूरा तीनों लेयर कहलाता है इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास ही तीन लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, इनर सेल मास जो है वो अपने पास कुछ स्टेम सेल्स रखेगा। ये स्टेम सेल्स, ये जो इनर सेल मास है इसके पास कुछ स्टेम सेल्स रहेगा। और इस स्टेम सेल्स का क्या काम है सर, तो इस स्टेम सेल्स का ये काम है कि इस स्टेम सेल्स में यही तो सारे बॉडी का पार्ट बनाता है, सारे बॉडी का ऑर्गन बनाता है ना। तो इसके पास, इसका मतलब क्षमता है पूरे बॉडी बनाने का। तो वही लिखा हुआ है, विच हैव टू पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन। इसी में इस जो इनर सेल मास है इसके पास स्टेम सेल्स पाई जाएगा। और स्टेम सेल्स का काम क्या है, इस स्टेम सेल्स का ये काम है कि इनर सेल क्या करता है, इनर सेल मास ही जो है पूरे बॉडी में कन्वर्ट होता है, सारे ऑर्गन सब इसी से बनता है। तो इसके पास क्षमता है कि कोई भी ऑर्गन बनवा सकता है। तो यही जो है कोई ऑर्गन बन सकता है, तो इसी को क्या किया जाता है, इसका नाम डाला गया स्टेम सेल्स। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्षमता है हर एक चीज बना लेने का, हर एक ऑर्गन बना लेने का। तो आजकल का जो नया टेक्नोलॉजी है उसमें क्या किया जाता है, इस स्टेम सेल्स में, इसमें जो पाया जाता है स्टेम सेल्स, उस स्टेम सेल्स को लेबोरेटरी में रख लिया जाता है कुछ पैसे लेके। और उस लेबोरेटरी में जब कभी भी जब एडल्ट होता है, बच्चा जब एडल्ट होता है, बेबी जब एडल्ट होता है और उसके अंदर कोई ऑर्गन प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क करता है, तो ये स्टेम सेल्स वहाँ पे उस लेबोरेटरी में जाके निकाल के उससे क्या कर सकता है, कोई ऑर्गन बना के, स्टेम सेल से कोई ऑर्गन बना के, तो रिजेक्ट भी नहीं होगा कोई ऑर्गन, और फिर इसी ऑर्गन का यूज़ किया जाता है उस पेशेंट में।
ठीक है। तो ये स्टेम सेल्स जो है इसमें क्षमता होती है पूरे बॉडी बनाने की, मतलब कि बॉडी का कोई भी ऑर्गन, ये स्टेम सेल्स निकाल लीजिए, बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है आपका बन जाएगा उस सेल से। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इट नीड्स टू मेंशन हियर द इनर सेल मास। जो इनर सेल मास है उसको कंटेन करके रखता है कुछ स्टेम सेल्स। इसके पास इनर सेल मास के पास कुछ स्टेम सेल्स पाए जाएंगे, और स्टेम सेल्स का क्या काम है, इसके पास क्षमता है, विच हैव टू पोटेंसी, इसके पास वो ताकत है जो बना सकता है सारी टिश्यूज या ऑर्गन को। वो जब बेबी एडल्ट जो है बन जाएगा, वो एडल्ट जब बन जाएगा तो इसके पास, इस स्टेम सेल्स के पास, जो इनर सेल मास के पास है, उस स्टेम सेल्स के पास क्षमता है कि वो सारे ऑर्गन को बना सके उस एडल्ट के। ठीक है बच्चों, तो चलिए, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।